नमस्ते। थोड़े समय पहले एक स्टेटमेंट आया था अमेरिका से मिस्टर नवारो का कि रशिया से जो ऑयल भारत इंपोर्ट कर रहा है उसका जो मेन फ़ायदा हो रहा है वो ब्राह्मणों को हो रहा है। इसके अलावा काफ़ी बार आपने देखा होगा कि फिल्म लाइन से जुड़े हुए भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आए दिन एक या दूसरे स्टेटमेंट्स स्पेसिफिकली ब्राह्मणों के संदर्भ में दे देते हैं या कास्ट के संदर्भ में दे देते हैं ताकि वो अपनी फिल्म को किसी ना किसी रूप में मार्केट कर पाए। वैसे ये चीज़ केवल और केवल कास्ट स्पेसिफिक ही होती है, वो ब्राह्मणों के संदर्भ में ही आता है। ठीक है। इसके अलावा आपने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखा होगा जहाँ पे इन सभी चीज़ों के संदर्भ में काफ़ी सारी ग्राफिटीज या कोई ना कोई स्लोगन्स और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और हाल ही में सरसंघचालक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात रखी कि वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं और अब कोई नई व्यवस्था आनी चाहिए जो सारे भेद भ्रम को दूर करके सबको साथ लेके आगे बढ़े। विचार अवश्य ही अच्छा है। तो कास्ट, वर्ण, ये सब चीज़ें क्या है ये आपने अब तक जान लिया होगा। इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या वर्ण की पद्धति को पूर्ण रूप से बदला जा सकता है और क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय ही मुख्य रूप से हर बार गलत थे या फिर असली विलन तो कोई और ही था और ब्राह्मण और क्षत्रियों के ऊपर सारी बार बिल फाड़ दिया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मान लीजिए आप कोई एक शो कर रहे हैं। वो शो में पोडियम पे कुछ स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। कुछ शो में सिक्योरिटी है, बॉडीगार्ड्स और पूरी सिक्योरिटी सिस्टम्स है। उस शो में उसके टिकट्स है, तो पूरा फिनांस का एस्पेक्ट है। और बाकी की जो भी सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग, एडवर्टीजमेंट्स, क्लीनलीनेस, ये जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा मैनेजमेंट है, वो करने के लिए भी लोग हैं। तो ये सब क्या हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही तो है। आप चाहे कहीं भी कुछ भी ले लीजिए, अंत में इसका जो फंडामेंटल बेस है वो तो यही रहने वाला है। ठीक है, आप वेस्ट की तरफ भले ही कल्चरल अप्रोप्रिएशन से नाम बदल दें, पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो एप्लीकेशन है, वो तो वही का वही रहने वाला है। आपको बस ये लग रहा है कि नाम बदल देने से सब कुछ हो जाएगा, अंत में उसका गुण धर्म तो वही रह रहा है। बस नाम बदल दोगे तो समयांतर नाम में से काफ़ी सारे अपभ्रंश पैदा हो जाएंगे और उसके कारण ज़्यादा विभाजन ही होने वाला है। और विभाजनों के कारण क्या क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं। तो ये बस ऐसा ही है। अगर आप इस टेबल को देखें तो यहाँ पे शरीर की अलग अलग सिस्टम्स, उनका काम और उनके चीफ ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। अब अगर आप इनको चतुर्वर्ण के साथ जोड़ दें तो ब्रेन का काम क्या है? सिग्नल ट्रांसमिट करना, सारी जानकारी न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है। तो ये काम समाज में कौन कर रहा है? ब्राह्मण। जो भी ज्ञान आता है वो लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो उसका है। इसके अलावा क्षत्रिय जो है वो इम्यून सिस्टम है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, क्षेत्र रक्षा। फिर वैश्य जो है वो लंग्स और हार्ट के साथ जोड़े जा सकते हैं क्योंकि इनका काम है पूरे के पूरे शरीर में जो भी सर्कुलेशन है, गैसेस का, ब्लड का, ये सुचारू रूप से चलता रहे, ये इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो भी मेजर बिजनेसेस है जिसके कारण इकोनॉमी चल रही है उसको हैंडल करने वाले कौन है? वैश्य। और अंत में जो एक पूरी की पूरी सिस्टम की जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एक प्रोक्रिएशन में काम आता है, और मूलाधार चक्र को एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये शूद्र के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ जो बाकी की सिस्टम्स है जो क्लीनलीनेस के साथ जुड़ी हुई है, तो समाज में जो भी क्लीनलीनेस का, मेंटेनेंस का जो भी काम है वो भी कौन कर रहे हैं? शूद्र कर रहे हैं। तो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी जो सिस्टम्स है ये भीतर ही मौजूद है, एज इन सो आउट।
और क्योंकि ये सारी पृथक्करण के सिस्टम भीतर मौजूद है, इसलिए एक समय पे ये सारी चीज़ें बाहर समाज में भी लाई गई। ठीक है, किसी ने अचानक से इसको थोप दिया या किसी पंडित ने इसको लाद दिया, ऐसा कुछ होने से दूर है। और यहाँ सबका अपना इम्पोर्टेंस है, सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आप जैसे हैं वैसे ही सारे लोग बन जाए, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गन या एक ऑर्गन सिस्टम जैसी है, वैसे ही सारे ऑर्गन या सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर ही नहीं सकते। सभी का अपना इंडिविजुअल वर्किंग है, तभी एक पूरा शरीर फंक्शन कर रहा है, पर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस को सभी का है। ठीक है, पर दिक्कत कब आती है, जब पृथक्करण जो है वो विभाजन में हो जाता है। ठीक है, भेद आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग है। फिर भी यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, तो उसके क्या कारण थे ये भी हम जरा देखते हैं। क्षत्रियों को हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है वर्ण में। क्यों? क्योंकि अगर आप शरीर में भी देख लें तो आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी स्किल्स है, कितना भी पैसा है, पर अगर आपको बुखार आ जाए, आप बीमार पड़ जाए, तो क्या ही होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना पैसा है, कितनी स्किल्स है, कितना नॉलेज है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। ठीक है, एक दिन का बुखार भी सारी चीज़ें तहस नहस कर सकता है। तो आपकी इम्यून सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट ही है, पर ये चीज़ें तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्षत्रिय जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्टर है। उसके प्रोटेक्शन के कारण ही बाकी सारी चीज़ें स्थिर रह रही हैं। अगर वो ना हो तो सीधे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाकी की चीज़ें अगर क्षतिग्रस्त हो तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ें से क्षतिग्रस्त हो जाए तो सीधे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब ब्राह्मणों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों रिस्पेक्ट मिली? क्योंकि उसे उस चीज़ को क्लीन करना है, उस चीज़ को साफ करनी है जो दिख ही नहीं रही है, जो है उसका मन। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ों में आप देखें तो शत्रु भी दिखता है। समाज में जो चीज़ें व्यवहार में नहीं लानी है वो चीज़ें भी दिखेगी। कोई भी ऐसी अशुद्ध चीज़ जो बनाने में आती है उसको दरकिनार करने की चीज़ भी दिखती है। ऐसा कोई माल आ जाए तो, कोई कचरा है तो वो भी दिखता है। ये सारी चीज़ें जो है वो दिखने में आ रही है, जबकि यहाँ पे मन को साफ करना है तो वो तो क्या, मन ही नहीं दिखता, तो उसको साफ करने की चीज़ें तो कैसे दिखेगी। तो क्योंकि उसे उस चीज़ को कार्यरत करते रहना, उस चीज़ को स्वच्छ रखना है जो दिख नहीं रहा है, और उस चीज़ को स्वस्थ रख के वो अपना आत्मोत्थान कर रहा है, इसीलिए उसका जो इम्पोर्टेंस था वो ज़्यादा था। क्योंकि उसे साफ करने में ही, उसको एक स्तर तक का बनाए रखने में ही उसको काफ़ी सारी साधना करनी पड़ती है। ठीक है, कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर रिस्पेक्टेड। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें शूद्रस में, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मेंशन किया गया है जो प्रोक्रिएशन में काम आता है। तो अगर आप देखें पॉपुलेशन वाइज भी, तो हिस्टोरिकली से लेकर आज तक ये हमेशा एक ट्रायंगुलर पैटर्न ही रही है, जहाँ बॉटम में शूद्रों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रही है और ब्राह्मणों की पॉपुलेशन हिस्टोरिकली से लेकर आज तक सबसे कम रही है। ये ऐसे ही रह सकता है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि ब्राह्मण जो है, एक तो मुख्य रूप से उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ज़्यादातर बार पहले तो ऋषि मुनि शादी भी करते थे, अब तो उन्होंने ये करना भी छोड़ दिया है एक समय के पश्चात। ये जनरली आदि शंकर के आने के पश्चात धीरे धीरे जो साधना मार्ग के लोग थे उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य और विवाह सेलिबसी भी अपना ली थी। इसका भी एक कारण है, क्योंकि आप अगर टाइमलाइन को देखें तो लोगों के जो शरीर थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वो कमज़ोर होने लगे हैं। इसमें भी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो इससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, कमज़ोर यानी ये नहीं कि कोई पतला है वो कोई मोटा है, मोटे लोग भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उसमें तो वात पित्त कफ ये सारी प्रकृतियाँ भी सामने आ जाती हैं। ठीक है, पर ओवरऑल लोगों की जो क्षमता है वो क्षमता ही क्या हो रही है, धीरे धीरे क्षीण हो रही है। आज के समय में भी आपका अन्न, आपका जल, आपका हवा, ये सारी चीज़ें ही पॉल्यूटेड है। अब यही चीज़ें जो बेस है वही आपको उतनी मात्रा में सपोर्ट नहीं कर रही है, और उसमें भी आप अपना जो अपने शरीर के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको भी गवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप
अपना आत्मोत्थान उतनी मात्रा में करने में ही असमर्थ होंगे। ठीक है, ये चीज़ पहले भी थी, कम मात्रा में थी, अब ये ज़्यादा मात्रा में है। तो इसीलिए ब्राह्मणों की आबादी कम थी और वो ऐसे ही रहेगी। हिस्टोरिकली अगर आप कोई एक आध दो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि भाई इस ऋषि के इतने बच्चे थे, इस ऋषि के इतने बच्चे थे, एक्सेप्शंस अलग चीज़ है, एक्सेप्शंस आर नॉट द स्टैंडर्ड एंड representation of the society. It's not the exceptions cannot be standardized. That's the only thing that can be said about that. तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज इनकी तादाद हमेशा कम है क्योंकि वो ब्रह्मचारी के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पॉपुलेशन के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ब्राह्मण ही हो, ठीक है, पर वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो ब्रह्म का ज्ञान किसी को दे ही नहीं रहा, तो क्या है, वो शूद्र ही है। मैंने एक जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य की क्लिप देखी थी जहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणों को भी 4 चीज़ों में विभाजन किया है, ब्रह्म 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 क्षत्रिय, ब्रह्म वैश्य, ब्रह्म शूद्र। जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ब्रह्म का काम ही नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण होके भी क्या है, ब्राह्मण नहीं है, तो वो ब्रह्म शूद्र नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर रिसेंट पास्ट की भी बात करें तो मैंने जिनसे दीपक की एक क्लिप सुनी थी, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से कहा था कि अगर आप छत्रपति शिवाजी के बॉडीगार्ड को देखें तो वो कौन था, ना। तो ये कहाँ पे आता है आज के कॉन्टेक्स्ट में, शेड्यूल कास्ट में। अगर आप महाराणा प्रताप की बात करें, उन्होंने किसके साथ लड़ाई की, नीलों के साथ, तो वो कहाँ पे आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, आप अगर भूतकाल में भी देखें, इन्वेजन्स के पहले के पीरियड में राजवेदम जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि कोई भी राजा महाराजा था, ठीक है, वो जो कपड़े पहनता था वो बनाने वाला कौन था, वो क्राफ्ट, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण जो प्याला यूज करता है, पूजा के जो सारे बर्तन इस्तेमाल करता है, सारी सामग्री जो इस्तेमाल कर रहा है, वो बनाने वाले कौन थे, शूद्र। तो क्या ब्राह्मणों ने इसमें कोई भेदभाव किया, क्या क्षत्रियों ने इसमें कोई भेदभाव किया? सारी की सारी इकोनॉमी जो थी वो शूद्र ही तो मैनेज कर रहे थे। राजा का काम था, क्षत्रिय था तो वो प्रोटेक्ट कर रहा था, ब्राह्मण का काम था सबको पढ़ाना और कर्मकांड के काम करना, आत्मोत्थान के काम करना। वैश्य का काम था जो मेजर बिजनेसेस है उसको मैनेज करना। पर बाकी के जो 70 to 80% इकोनॉमी है वो किसके हाथ में है, शूद्रों के हाथ में है। तो वही सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, आप इसमें भी पीछे चले जाए और भी तो श्री राम के बारे में भी बहुत कुछ आज तक तो कहा जाता है। ठीक, पर अगर शंभुक वध के संदर्भ में जो बात होती है, अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम था तब तो वो शबरी के बैर ही नहीं खाते। शबरी कौन है, शेड्यूल ट्राइब। निषाद राज कौन है, शेड्यूल ट्राइब। आप शंभुक के संदर्भ में एक और यूट्यूबर है, उनका नाम भी प्रतीक है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने उस पूरे वाक्य को समझाया है। वैसे तो ये उत्तरकांड जो है वो मुख्य रामायण का पार्ट ही नहीं है, ये लेटर ऑन ऐड किया गया था कहा जाता है। पर अगर आप इसको सही भी माने तो भी इसे बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया है। कर्ण के संदर्भ में भी बातें आती है। सूत पुत्र, सूत यानी क्या है, सूत यानी क्षत्रिय फादर, ब्राह्मण मदर। तो ये कोई उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि कास्ट डिफ्रेंशिएशन था। इनफैक्ट वो किसका बेटा भी था। ठीक है, आप सोचिए भीष्म पितामह जो है वो कमांडर इन चीफ है पूरे के पूरे कुरु आर्मी के। ठीक है, उनके जो रथी थे उनके बेटे थे, तो मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट पद पे हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनके जो स्पेशल फोर्सेस है, जो उनके ड्राइवर और उनके जो मैनेजमेंट करने वाले लोग, मान लीजिए उनका कोई ड्राइवर है तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि वो आम ड्राइवर है, वो एक स्पेशलाइज पर्सन ही होता है, वो ट्रेन होता है, उसकी बहुत ही ऊंची जिम्मेदारी होती है, रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो बस नैरेटिव के साथ आ जाती है और इसे प्रमोट भी किया जाएगा। ठीक है, हमें अपने से देखना है कि हमें कितना सच मानना है और कितना बस ऐसे ही आत्मसात करके आपस में ही भेदभाव करना है। एकलव्य के बारे में भी कहा जाता है। ठीक है, गुरु द्रोण को आए दिन कभी ना कभी बदनाम कर दिया जाता है। एकलव्य जो था, उनके पिता जो थे वो जरासंध की आर्मी में थे।
एकलव्य का समयांतर वध भी किससे हुआ? श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, जब जरासंध ने उनके ऊपर आक्रमण किया था। पर ब्लेम गेम सीधा किसके ऊपर आ जाती है? क्रोध। तो अब तक हमने वर्ण व्यवस्था और उसके संदर्भ में उसका जो इम्पोर्टेंस है और कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे कि कर्ण, एकलव्य, शंबुक, इसके संदर्भ में कुछ बात की और उसके इर्द गिर्द जो भी कंट्रोवर्सीज थी उसके बारे में बात की। अब कैसे ये एक पूरा वर्ण व्यवस्था एक रिजिड और फिक्स्ड कास्ट सिस्टम में परिवर्तित हुई और उसको परिवर्तित करने वाले अंग्रेज, इसके संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे। अब 1874 में अंग्रेजों ने पहला कास्ट सेंसस करवाया और उसके बाद सभी लोग जो थे वो किसी खास जाति के संदर्भ से जानने जाने लगे। पहले भी जातियां थी पर ये सारा जो सिस्टम था ये फ्लूइडिक था। अब जब भी कास्ट सिस्टम की बात आती है, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो बाकी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे। अब हम डेटा के द्वारा देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी परिस्थिति थी या फिर इन परिस्थितियों का अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, एक पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल जी। इसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत की जो एजुकेशन सिस्टम थी 18th और 19th सेंचुरी में, उसके ऊपर सारे सर्वेस किए गए थे। उसके जो रिपोर्ट्स थे, उनकी ऑफिसर्स की जो कमेंट्रीज थी, इसके बारे में प्राइमरी डेटा दिया गया है। तो हम इसी चीज को हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें कितने हद तक भारत में एजुकेशन जो था वो बेहतर तरीके से चल रहा था और उसके बाद उसकी क्या दशा हुई। अब ये जो टेबल है ये उसी पुस्तक में से लिया गया है। यहाँ पे पेज नंबर भी आप देख सकते हैं अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो ये टेबल है कास्ट वाइज डिवीजन ऑफ मेल स्कूल स्टूडेंट्स। ये भारत के अलग अलग राज्यों में जो भी विद्यार्थी पढ़ते थे मेल स्टूडेंट्स, उसको स्टडी करके लिया गया है और प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 1.5 लाख और इसमें ब्राह्मणों की संख्या आप देखें तो तकरीबन 30,000 थी, जबकि शूद्रों की संख्या जो है वो तकरीबन 76,000 के आसपास थी। वैश्य 13,500 के आसपास और क्षेत्रीय और राजस ये तकरीबन 500 के आसपास। मुस्लिम स्टूडेंट्स भी तकरीबन 10,500 के आसपास है। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज प्रोपोर्शन को देखें तो अराउंड 50% जो है वो शूद्रों की पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की। ठीक है, हिंदूज में, और ब्राह्मणों की पॉपुलेशन परसेंटेज में तकरीबन बस 20% की है। मुस्लिम्स अराउंड 6.9%, वैश्यस 8.7, क्षेत्रीय राजा 0.3। तो यहाँ पे हमें अंदाजा आता है कि कैसे ये जो सारी चीजें कि भाई उतने स्टूडेंट्स को इतनी अगर कोई आप शूद्र है तो आपको इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में नहीं मिल रही, ये तो सारी चीजें ही पूरी तरह से विपरीत है यहाँ पे। और भी अगर हम कुछ चीजें देखें और भी अगर हम कुछ रिपोर्ट्स के पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे एडम करके एक ऑफिसर था, उसका एक कंक्लूजन था कि फर्स्टली दैट एवरी विलेज had at least one school and in all probability in Bengal and Bihar with 1,50,748 villages there will still be around 1 lakh villages that have these schools। यानी कि तकरीबन 1.5 लाख गांव में एक गांव में तकरीबन एक स्कूल तो है ही और तकरीबन 1.5 लाख गांव में 1 लाख ऐसे गांव जरूर होंगे जहां पे ये स्कूल्स यानी कि 1 लाख स्कूल होने की संभावना है। 100 institutions of higher learning in each district of Bengal, 18 districts of Bengal had around 1800 such institutions। ठीक है, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस मतलब जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है वो। फर्दर अगर हम इनकी कुछ कमेंट्रीज के ऊपर देखें तो बाकी के जो सारे ऑफिसर्स थे उनके जो सर्वेस थे मद्रास में, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, उसमें से ये सेंस निकाला जाता है देयर वाज अ वाइड स्प्रेड नेग्लेक्ट एंड डीके in the field of indigenous education within just few decades after the British rule, onset of British rule। यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद बस कुछ ही दशकों में भारत का जो इंडिजिनियस एजुकेशन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा।
ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी का पॉपुलेशन जो था वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख था। पूरे इंग्लैंड का पॉपुलेशन 1811 में 95 लैक्स के अराउंड था। तो पॉपुलेशन में तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पर जितने बच्चे इंग्लैंड की अलग अलग स्कूलों में जाते थे वो अराउंड 75,000 थे, और मद्रास जो कि केवल एक राज्य था उसमें उससे डबल मात्रा में बच्चे स्कूलों में जाते थे पढ़ने के लिए। तो ये भी दिखाता है कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में कितना सपोर्ट किया जाता था स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। इसके अलावा यहाँ ये भी है कि 1769 to 1770 famine in Bengal, according to British record, 1/3 of the population actually perished, may be taken as a mere forerunner of what was to come. मतलब बंगाल में जो फैमिन हुआ था जिसके कारण 1/3 आबादी खत्म हो गई, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, वो तो बस इन सभी चीजों की शुरुआत मात्र थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम इसके 547 पेज नंबर पे देखें तो यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा फैमिन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 1750 टू 1947। यानी कि ब्रिटिश रूल जब था तब भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग साल में जो फैमिन्स हुए थे उसका सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें तो यहाँ पे एक कॉलम है नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स में जो नंबर्स हैं अगर आप उससे ऐड करें तो ये नंबर तकरीबन 2.5 करोड़ तक का आता है। 1770 में 1 करोड़, ठीक है, 1837 में तकरीबन 8 लाख। इस तरह से आप ऐड करते जाए तो ये सारे नंबर जो है ये एंड में तकरीबन 2.5 करोड़ तक पहुंचते हैं। मतलब 2.5 करोड़ लोगों ने ब्रिटिश रूल के दरमियान ऑफिशियली, या उनका ही डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है, ऑफिशियली फैमिन्स के कारण यानी भुखमरे के कारण जान गंवाई थी, ठीक है। इसमें आपको काफी जगहों पे एन यानी नॉट एप्लीकेबल भी लिखा हुआ दिख रहा है, और यानी कि इनको इस साल में इस जगह पे डेटा नहीं मिला। और यहाँ पे आप रिमार्क्स में देखें तो काफी जगहों पे लोकस्ट एक फैक्टर दिया गया है कि जिसके कारण यहाँ पे फेमेंस हुआ। चीज ये है कि जनरली जब आप 50-50 60-60% टैक्स वसूल रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, तो आप इतने पैसों के बाद वहां पे क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपने क्या मिटिगेशन मेजर्स लिए ताकि ये सिस्टम्स या इतनी नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो कम किए जा सके या ये हालात कम किए जा सके, क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है। पर आप अगर इसके पास ही अफेक्टेड पॉपुलेशन जो है, आप अगर इसका भी डेटा ले और इसे इसके साथ मिला दे तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि बंगाल में 1770 में 1 करोड़ लोग मारे गए, जबकि 3 करोड़ का पॉपुलेशन अफेक्टेड था, ठीक है। इसके बाद 1824 में दक्कन, मुंबई, मद्रास, वहां पे जब फैमिन्स हुआ तो इसमें भी तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख लोग अफेक्टेड थे। आप इस तरह से इस डेटा को भी मिलाते जाइए तो तकरीबन 50 करोड़ लोग जो हैं वो इस फैमिन्स में असरग्रस्त हुए थे। यानी कि 2.5 करोड़ तो ऑफिशियल लोग मारे गए हैं और 50 करोड़ तक लोग अफेक्ट हुए हैं। कि ये तो तब है जब वो डेटा कलेक्ट करने गए, उसके बाद भी अगर वो मारे गए होंगे तो भी क्या है। और ऐसे सैकड़ों लोग किसने, ये तो क्या है जहाँ पे ये डेटा कलेक्ट किया गया वहां पे लोग मिले, वहां पे उनको आइडेंटिफाई किया गया। बाकी सैकड़ों ऐसी जगह होगी इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे ये चीजें कलेक्ट ही नहीं की गई होंगी, और जहाँ पे लोग अगर मारे गए होंगे, इफेक्ट होंगे या बाद में मरे होंगे तो भी ये पता नहीं चला होगा। सेंसस में आपको हर एक चीज को, सर्वेज में हर एक चीज को आप कंप्लीटली तो कवर कैसे कर पाएंगे। और आप अगर इनके हालत देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे फोटोग्राफ्स हैं जो अलग अलग जगहों पे उस समय लिए गए थे। फेमिन्स इन इंडिया इन द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी। ऐसे बच्चे जो है वो कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? 1876, 1878, 1901, 1876, 1878। इनकी हालत ये दिखा रही है कि ये
ज़्यादा वक्त तक जिंदा रह ही नहीं सकते। और जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई थी, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स आर एज येट टू नो ब्रिटिश अमोंग द स्टार्विंग, मतलब इन सभी स्टार्विंग्स के केसेस में जहाँ भारतीय मर रहे थे वहाँ ब्रिटिशर का एक भी आदमी नहीं मरा था। ये उन्हीं का एक ये मेंशन है। Britons in India belong to the higher income earning class. The corpses are of the poorest classes of Bengalis, wrote the statesman. उन्हीं के अखबार ने इस चीज को मेंशन किया है। The death toll of the famine is estimated to be in the range of 5.5 million people. तो ओवरऑल किस तरह से पूरी की पूरी सिस्टम को ध्वस्त किया गया? पहले तो जो कम्युनिटी ड्रिवन स्कूलिंग था, जो टीचर पीपल की फंडिंग चेंज थी, उसी को खत्म कर दिया गया। ये कैसे चलता था कि कम्युनिटी जो थी वो अपनी कुछ सेविंग्स थी उसे या तो मंदिरों में देते थे, जहाँ पे मंदिर ब्राह्मणों को अपॉइंट करते थे पढ़ाने के लिए, इस तरह से स्कूल चलते हैं, या फिर जनरल स्कूल चलते थे जहाँ पे भी पब्लिक ही फंडिंग कर रहे हैं या फिर राजा फंडिंग दे रहे हैं, जिसके द्वारा वहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब क्योंकि टैक्सेशन ही इतना बढ़ गया, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स के वजह से 55 या 60% के टैक्सेशन ही लोगों के ऊपर डाल दिए गए। इसके अलावा अलग अलग समय पे फसल ही खराब हो रही है, तो लोगों के पास एक्स्ट्रा कोई सेविंग्स रह ही नहीं पाता था। तो अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई, और उसके कारण क्योंकि अब पैसा ही नहीं बच रहा, तो ये सिस्टम भी क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। और बाद में मैकॉले का तो आपको पता ही है कि एक इंटेंशन ही था काले अंग्रेज को बनाना। बाद में इन्होंने कास्ट आइडेंटिटी सेंसस के द्वारा 1871 में लाई। ठीक है, फर्स्ट सेंसस ऑफ दिस कंट्री वाज टेकन इन 1871, जिसके कारण ये सारी जो कास्ट आइडेंटिटी थी ये एकदम रिजिड हो गई। ठीक है, और निकोलस डर्क की एक पुस्तक है कास्ट्स ऑफ माइंड, इसमें उन्होंने लिखा था कास्ट बिकेम अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। मतलब जो एक तरह का फ्लूइडिक सिस्टम था कि भाई आप जो कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर भी आपको सम्मान दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और बस सारी की सारी चीज़ें जो थी वो बस अब एक रिजिड ऑर्डर में चलने लगी। और बाद में डिवाइड एंड रूल को और बेहतर करने के लिए उन्होंने अलग अलग लॉज एंड रेगुलेशंस लाए, जिसके कारण से थी और प्रॉब्लम आई। तो सोचिए, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, यानी कि वो लोग जिसने इस पूरी देश में से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे, जिन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को बस भुखमरी से मरवा दिया, और ये तो बस फैमिन से मरे। पार्टीशन में तकरीबन 21 मिलियन लोग मरे, वो अलग। ठीक है, सॉरी 21 lakhs, नॉट 21 मिलियन, 2 मिलियन एंड 21 lakhs। मैसेकर्स में काफ़ी सारे लोग मरे, राइट्स में काफ़ी लोग मरे, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें तो अलग हैं। तो इन सभी चीज़ों को दरकिनार करके केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को सारी चीज़ों में विलन बना देना, ये तो बस एक एक बस नैरेटिव को ही एक समर्थन देने की बात है। ठीक है, जो सबसे बड़े बुली हैं या सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, उनको आप चिन्हित भी ना करें, आप घोषित भी ना करें, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी पूरी तरह से ये सारी चीज़ें लिख नहीं पाते, और बाकी के लोगों को पूरी तरह से विलन की तरह ही ट्रीट करने लगे, तो ये एक तरह या एक या दूसरी तरह से आज भी यही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, ये हो भी रहा है। तो अगर हम एक कंक्लूजन के रूप में सभी चीज़ों को देखें, तो जिनके भी साथ कोई ट्रेजेडी हुई, कोई गलत चीज़ हुई, तो वो गलत था और उसे एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, दैट्स अ सिंपल फैक्ट, वो नहीं होना चाहिए था। पर सर्कमस्टेंशियल एस्पेक्ट को देखे ही नहीं और केवल एक इवेंट को ही ध्यान में ले ले, ओके, और नैरेटिव्स को ही हाईलाइट करे, उन्हें सपोर्ट कर ले, ये भी कितना सही है, ये भी हमें सोचना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आप बाहर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आए दिन लोग मर रहे हैं फैमिन्स के कारण, या फिर कहीं पे अंग्रेज किसी को मार देते हैं, या फिर किसी को जेल में कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, या फिर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, पैसा 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए हैं, तो इकोनॉमी भी ध्वस्त हो चुकी है, तो कमाने के लिए भी दिक्कत है, और उसमें भी आपकी फैमिली है जिसको आपको पालना है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रेशर है उसके कारण आपके पास जो भी नौकरी बची है
आप हमेशा इसके लिए बहुत ही कंजर्वेटिव रहेंगे ही, और साम दाम दंड भेद करके जो भी हो आप उसे एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही। आप उस वक्त छोड़ दीजिए, आज के वक्त में भी ये होता है। अगर कोई सीनियर है वो साम दाम दंड भेद करके अपनी नौकरी बचाएगा ही, क्योंकि वो जानता है कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में हो रहे हैं, वो अगर आज नौकरी छोड़ेगा तो कल को कोई भी और नौकरी पकड़ने में उसे ज़्यादा दिक्कत ही आने वाली है। ठीक है, तो हमेशा जो जूनियर्स होते हैं वही कहीं ना कहीं स्क्रीन आउट होते हैं, सीनियर्स वहीं पे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आज भी है, कोरोना के वक्त भी देख लीजिए, जब काफ़ी सारी नौकरियां चली जा रही थी, काफ़ी सारे लोग तकरीबन बेरोजगार थे, तो लोग बहुत प्रोटेक्टिव थे अपनी जॉब्स के लिए, और इसके कारण बहुत कुछ चीज़ें हुई भी होगी। तो जब ये आज के वक्त में भी है तो उस वक्त तो ये कितना बुरा था। ठीक है, 1 लाख लोग जिस डिसीज के कारण मारे गए, उसके कारण हम पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, दुनिया में भी लॉकडाउन था, यहाँ तो एक के अंदर 1-1 करोड़ लोग मारे गए, तकरीबन कुछ समय के अंदर 30 लाख लोग मारे गए। तो वो कैसी भयंकर परिस्थिति रही। ठीक है, तो चीज़ ये है कि ओवरऑल सर्कमस्टेंशियल एस्पेक्ट को देख के सारी चीज़ों को हम देखें तो जैसा मैंने कहा, जो गलत हुआ वो तो गलत हुआ, पर जो ऑफिशियल बुली है उसको एड्रेस ही ना करना और बाकी सारे लोगों को बस टेकन फॉर ग्रांटेड लेके उनका ऊपर ही बिल फाड़ देना, ये कहाँ तक सही है। ठीक है, अगर हम बाबा साहेब आम्बेडकर की भी बात करें तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लोगों के सामने रखा, उस कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल ड्राफ्ट भी ब्राह्मण ने बनाया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जो 7 मेंबर्स की कमेटी थी उसमें भी 3 ब्राह्मण थे। ठीक है, उनके वाइफ भी ब्राह्मण थे, और जनरली एक चीज़ को एसोसिएट किया जाता है कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी क्योंकि उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। अब एक लेवल पे अगर आप देखें तो हिंदूज जनरली जिन टेक्स्ट्स को रेफर करते हैं वो है भगवत गीता, रामायण और महाभारत। काफ़ी सारी स्मृतियाँ होंगी पर वो संतों, महात्मा और आचार्यों के अलावा किसी को पता भी नहीं है। ठीक है, आज भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो अगर मनुस्मृति में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है तो हो सकता है उसको भी अडल्टरेट किया गया हो, क्योंकि जो लोग इतना कुछ कर सकते हैं, आज भी हम आर्यन इन्वेजन थियरी के ऊपर काफ़ी महिमा मंडन कर रहे हैं। ठीक है, विहंगावलोकन कर रहे हैं, तो उस वक्त तो मीडिया भी नहीं था, सामने की तरफ कोई बोलने वाला भी नहीं, तो उस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी अडल्टरेटेड कर दिया जा सकता है, और अम्बेडकर जी संस्कृत जानते भी नहीं थे तो उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। देयर आर चांसेस ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी है। जैसे आज के समय में भी हम देखें तो ब्रेस्ट टैक्स का एक बहुत ही एक पॉइंट जो था वो प्रचलित हुआ था। ठीक है, इवेंचुअली जब रिसर्च किए गए तो पता चला कि ये तो पूरा का पूरा मैटर जो था वही हॉक्स था, सती सिस्टम की तरह। तो आज भी जब ये सारी चीज़ें आ रही है तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तो पॉसिबल थी, क्योंकि अंग्रेज तो क्या कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल ही तो कर रहे थे। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये तो हम कास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी लोग अनेकों चीज़ों के संदर्भ में डिस्क्रिमिनेट होते हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है तो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कोई गोरा है, काला है तो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कोई मेल है, फीमेल है तो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कोई सीनियर है, जूनियर है तो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, अमीर गरीब है डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एंडलेस। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कुछ लोगों ने कुछ किया और उसके कारण पूरे के पूरे समाज को ही, फिर चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसको ही हाईलाइट कर देना, ये कहाँ तक सही है। इसके ऊपर भी कम से कम इस समय में तो डिस्कशन होना चाहिए, हो सके तो इसी समय में इसका एंड पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि जातियाँ पहले थी पर ऐसा कुछ था ही नहीं था कि ऊंचा है ये नीचा है, सब लोग अपने काम के आधार पर ही विभाजित थे और सबका अपना इक्वल इम्पोर्टेंस था। अब अगर हम इसे दूसरी तरह से भी देखें तो जब भी कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, ठीक है, तो ज़्यादातर बार वो इस्लाम में होता है, इस्लाम का फॉलोअर होता है। पर
इसके संदर्भ में एक काउंटर दिया जाता है कि ये व्यक्ति भले ही इस्लाम का फॉलोअर है, बाकी ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो पीस लविंग है। तो जब यहाँ पे ये काउंटर है, ठीक है, तो बाकी जगहों पे क्यों काउंटर नहीं आता कि भाई कुछ लोगों ने भले ही जो किया हो, बाकी ज़्यादातर लोगों का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की पॉपुलेशन भी क्या थी उस वक्त से लेके आज से लेके परसों तक, पहले तक भी, और डबल फिगर में भी कभी शायद नहीं आएंगे, आज भी डबल फिगर में नहीं होंगे, ठीक है। तो दे हैव बीन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। और ये सारे नैरेटिव गढ़े किसने? अंग्रेजों ने। और क्यों गढ़े उसका भी एक मेजर रीजन था, क्योंकि अंग्रेजों के सामने जो भी मेजर रिवॉल्यूशनरीज आ रहे थे, जो उनके नाक में दम कर रहे थे, वो सभी ब्राह्मण थे। आप आज़ाद ले लो, राजगुरु ले लो, सावरकर ले लो, गोलवरकर ले लो, दयानंद सरस्वती ले लो, मंगल पांडे, सेनापति बापटे, वंचितनाथ अय्यर, वासुदेव फाड़के, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तिलक, ये सभी जो थे ये ब्राह्मण थे। इनफैक्ट अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, वहाँ पे जो काला पानी की सज़ा दी जाती थी, वहाँ पे मेजोरिटी जो कैदी होते थे वो बंगाल से आते थे। बंगाल में इन्फ्लुएंस किसका था? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। वो कौन थे? ब्राह्मण थे। तो बिकॉज ब्राह्मण्स, जो भी सारे नॉन गांधीयन लोग थे जो क्रांतिकारी थे, वो ज़्यादातर ब्राह्मण थे, बाकी के सारे भी थे, पर ब्राह्मणों का भी उसमें एक काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन था। तो इसीलिए उनको एक डिमनाइजेशन करके इनको हाईलाइट किया गया। इनफैक्ट गांधी के साथ भी गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे जो भी ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस फोर्स जो थी वो ब्राह्मणों की थी, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से इस तरह से खड़ा रहा है कि जहाँ पे भी समाज में कुछ त्रुटियां हैं तो उसके संदर्भ में उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके ऊपर उसने काम किया है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को भी डिमनाइज कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और आज भी ये चल रहा है, ठीक है। सो अगर हम एक आउटलाइन देखें तो इट्स नॉट दैट दे डिसगस्टेड ब्राह्मण्स, दे फियर्ड ब्राह्मण्स। इनफैक्ट आज के समय में भी आप देखें तो देश में जहाँ जहाँ भी हिस्टोरिकल जो रेजिस्टेंस ग्रुप रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि एक टाइम पे सिख कम्युनिटी, गुरु गोविंद सिंह और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो साथ थे, उनकी बाद की जो पीढ़ियाँ थी, दे हैड बीन अ वेरी रेजिस्टेंट ग्रुप। आज पंजाब में क्या हो रहा है सिखों के साथ? पहले आर्मी में भर्ती हो रहे थे, अब अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स का ही बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज़ थी, वो भी बहुत रेजिस्टिव ग्रुप्स थी, आज वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मणिपुर में क्या हुआ ये तो हम जानते ही है। ओवरऑल क्षत्रिय जो थे वो भी धीरे धीरे बिजनेस क्लास में आ रहे हैं। साउथ में ब्राह्मण्स जो है, ओवरऑल तो पूरे देश में ये प्रॉब्लम है, ब्राह्मण्स जो है उनको भी एक या दूसरे तरह से कुछ ना कुछ जो अवरोध है उसका सामना करना पड़ता है। तो जो भी रेजिस्टेंस कम्युनिटी, इनफैक्ट नॉट जस्ट विद इन द कंट्री एज सच, अगर ये देखा जाए तो ये पूरे दुनिया में चल रहा है, जहाँ जिसकी मेजोरिटी वहाँ उसको रेजिस्टेंस या उसको किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। हम जो रिस्ट्रक्चरिंग, एज सच दिस इज बीइंग टर्म्ड अपॉन एज अ ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग, कुछ लोग इससे खुश भी है। आई डोंट नो वेदर टू बी हैप्पी और नॉट, वेदर इट्स अ प्रॉपर माइंडसेट ऑल्सो टू बी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि जैसे मैं एक बार सुन रहा था किसी को कि इंडोनेशिया में हिंदू धर्म धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, या अफ्रीका में हिंदू ग्रो हो रहे हैं, ये वो। एक जगह पे जहाँ पे कोई पेड़ 1000 वर्षों से टिका हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल, वो कट जाए या उनकी सैकड़ों शाखाएं कट जाए, और उसको कंपेंसेट करने के लिए अगर अलग अलग जगहों पे बस सैपलिंग्स उगा दिए जाए और ये मान लिया जाए कि हम इसे कंपेंसेट कर रहे हैं, तो आई डोंट नो हाउ फार दिस थॉट और दिस माइंडसेट कैन बी प्रॉपर, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जनरली कहते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वी आर अवे फ्रॉम ऑल दिस, यू आर फाइन। चीज़ केवल इतनी है कि अगर आप एक सिंपल एटमॉस्फेयर के संदर्भ में ही इसे देखें तो जनरली जो लोग गार्डन्स और फॉरेस्ट और इन सभी चीज़ों को डेवलप करते हैं, यहाँ पे इस जगह पर रहते हैं, उन्हें कंपैरेटिवली एक स्वच्छ हवा को
श्वास लेने में उनको मौका मिलता है. दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ कंपेरेटिवली बेटर क्वालिटी एयर. पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तो 500 ppm में रहेगा. ठीक है, आप अहमदाबाद में हो, आम्स्टरडैम में हो, अमेरिका में हो या अंटार्कटिका में हो, ये यही रहने वाला है. क्योंकि यही क्या है, पूरे विश्व में एक चीज़ है. ग्लोबल मिक्सिंग ऑफ एयर के कारण ये पूरे विश्व में है. अगर कमरे में आग लगी है और आपके पास एक मास्क है तो आप कुछ हद तक बाकियों से बच सकते हो. ठीक है, आप ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो. पर आपको भी ताप तो लगने ही वाला. तो ये मान लेना कि हम सब तो इन सभी चीज़ों से परे हैं या इससे दूर है. जब यही समाज है, जब यही समाज में है, तो एक या दूसरे वक्त पर ये आपको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ही सकता है. Great if you are able to maneuver it, that will be good. But otherwise, there are chances that you may get affected also by it, either knowingly or unknowingly or indirectly. ठीक है, तो अंततः अगर हम देखें तो जैसे कहें कास्ट सिस्टम को ही निकाल दो, तो इससे वास्तव में ना ब्राह्मणों को, ना क्षत्रियों को, और ओवरऑल जो हिंदूज हैं, जो वास्तव में इस देश को सच में एक सुपर पावर, एक हाई इनकम कंट्री और एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि जब आप अर्बन सेक्टर में होते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं. ठीक है, मेरे भी दोस्त हैं SC/ST कम्युनिटी के, OBC है, उन्होंने मेरे घर भी खाया, मैंने उनके घर भी खाए. हम जो सामान लेने जाते हैं वहाँ पे भी अलग अलग लोग होते हैं. हम जिनको अपना काम देते हैं वो भी अलग अलग लोग होते हैं. Nobody even thinks about all this. ठीक है, पर फिर भी आप अगर इसको निकालना भी चाहें तो भी निकाल ही नहीं पाएंगे. तो काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इसे निकाल देंगे. वास्तव में ये कभी निकालना चाहते ही नहीं. इसलिए क्योंकि आज देश में जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो किसके बेसिस पे ऊपर हो रहा है? इसी के बेसिस के ऊपर तो हो रहा है. ठीक है, हिंदूज ऐसे थे, ये लोग ऐसे थे, वो लोग ऐसे थे, हम ऐसे हैं, एंड दीज आर सम मनी, और जो भी प्रलोभन हो XYZ. ठीक है, और देश के अंदर इन्फ्लुएंस किन ग्रुप्स का है? इन्हीं ग्रुप्स का था. ठीक है, कुछ छोटे मोटे NGOs, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोग और कुछ सरकार के लोग अपनी तरह से जितना हो सके इन चीज़ों को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं. इसके रेट को ग्रो करने में थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं. बाकी ओवरऑल अगर देश को देखें तो ये सारी चीज़ें रैम्पेंटली है और ये बढ़ रही है. समवेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू कंट्रोल इट. ठीक है, तो अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो यही सब चीज़ें बंद हो जाएगी, है ना. आप यही देखिए कि अगर आप ये भी कर पाए कि जो लोग ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जुडिशरी में हो, एग्जीक्यूटिव्स हो या बिजनेसमैन, कहीं पे भी जो रिजर्वेशन या उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको लेकर सच में करोड़पति या अमीर बन चुके हैं, क्या वो लोग भी अपने बेनिफिट्स को गिव अवे कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोग SC/ST या OBC के लिए जो अभी भी इन बेनिफिट्स से वंचित है, या फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं से इसका अभी और ज़्यादा फायदा मिल सकता है? आर दे इवन गिविंग अप? दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग अप. ठीक है, दे हैव ऑलरेडी रीच्ड अ स्टेट बट नाउ दे आर स्टिल एंजॉइंग द बेनिफिट्स. तो ये भी एक चीज़ है, अगर ये हो जाए तो भी उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं. ठीक है, पर ये भी अभी देखते हैं होता है या नहीं. ये चीज़ भी अगर हो कि काफ़ी बार लोग बेनिफिट्स तो ले लेते हैं पर वास्तव में उन्होंने पहले से ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होता है, पर ऑन पेपर दे आर स्टिल हिंदूस, क्योंकि वो इसके फ़ायदे ले रहे हैं. ठीक है, और ये हमेशा गरीब ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी ये दिखाएंगे कि ये अमीर है या ये कन्वर्ट हो चुके हैं, तो देन दे विल बी अमीर तो नहीं पर ओवरऑल कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसा है, देन दे विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन एक्वायरिंग दिस बेनिफिट्स. ठीक है, आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा राशन मिलता है. तो इस तरह से तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू ही रहेगी. ठीक है, पर ओवरऑल व्यक्तिगत रूप से जब तक आज इतना मीडिया है, इतना एजुकेशन है, इतने YouTube के ऊपर सारे लोग बोलते हैं, ठीक, व्यक्तिगत रूप से आपको कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करना है ये तो हमेशा आपके ऊपर ही रहने वाला है. तो इसमें फिर भी वे लोग
जो अलग अलग समय काल में या तो समाज के लोगों की गलतियों के कारण या आक्रांताओं के द्वारा जो परिस्थिति का निर्माण हुआ उसके कारण वर्णाश्रम से ही बाहर रहे और उनको छुआछूत का भी सामना करना पड़ा। केवल इनको अगर कोई बेनिफिट मिलते हैं तो समझ में भी आता है। और आज भी जहाँ कहीं भी कोई चीज़ होती है या गलत है, हाँ ये भी ज़रूरी है कि वो चीज़ हुई थी या करवाई गई थी, क्योंकि कहीं आई थिंक वीडियो था जो भी था, एक्सप्लेनेटरी पॉइंट से बहुत अच्छा था कि एक तरफ एक रेत के एक जगह पे लाल चींटियाँ थी, दूसरी जगह पे काली चींटियाँ थी। किसी ने दोनों को मिला दिया, उस पूरी रेत को ही मिक्स कर दिया और फिर दोनों लड़ने लगे। लाल को लगा काली ने किया, काली ने कहा लाल, काली को लगा लाल ने किया, पर वास्तव में करने वाला तो कोई और ही था। सो देश का भीतर हो या देश के बाहर ऐसे सिस्टम्स हमेशा रहने वाली, जिनको इंटरेस्ट ही इसमें है कि अगर कहीं पे भी शांति आ जाए तो डिस्ट्रैक्शन या आग कैसे लगाई जाए। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स, whatever is bad as a conclusion is wrong, whosoever does it is wrong, but then it's not that कि भाई केवल कुछ एक आध दो लोगों के लिए पूरे के पूरे समाज को ही हाईलाइट कर दिया जाए। ठीक है, पर ना तो ना द्रौपदी मुर्मू कभी प्रेसिडेंट बन पाती, ना नरेंद्र मोदी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाते। ठीक है, दैट्स ऑल। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अस्माकं भारतं स्वर्ण गरुड़ं राष्ट्रं। जय भारत, जय शिव शक्ति।